नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज वो स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था F=IBL sin थीटा, मतलब फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी की फील्ड में जाता है तो कितनी फोर्स अप्लाई होती है, तो F=IBL sin थीटा। ठीक है सर। आज डेरिवेशन है बेटे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी। तो पहले तो एक बात बताओ, ये जो कल डेरिवेशन पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, फोर्स क्यों अप्लाई हुई थी? क्योंकि साहब एक करंट कैरिंग वायर दूसरे की फील्ड में गया था तभी फोर्स अप्लाई हुई थी। ये विधि का विधान है बेटे, मैंने आपसे एक नहीं कई बार बोल चुका इस बात को। ये फील्ड फोर्स तभी अप्लाई होती हैं जब कोई बॉडी किसी की फील्ड में होती है। अब ये मुझसे कहता है कि फोर्स है दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में, दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स है। सवाल पैदा हुआ ये फोर्स क्यों अप्लाई हुई? तो जो बच्चा समझदार था बोला सर फोर्स इसलिए अप्लाई होती है क्योंकि ये दोनों वायर एक दूसरे की फील्ड के अंदर हैं। ये दोनों वायर एक दूसरे की फील्ड के अंदर हैं। बोल सही बात है नहीं? कल जो डेरिवेशन हुआ था उसमें एक ही वायर था, करंट लेके चलता था, किसी दूसरे की फील्ड में था। आज वो दूसरे की वो एक्सटर्नल फील्ड नहीं दे कि दो वायर दे दिए, सिर्फ कहता है इन दोनों वायर के अंदर एक दूसरे पे फोर्स आती है, मतलब जब एक दूसरे के पैरेलल रखे गए इन पे फोर्स लगती हैं। ये क्यों अप्लाई होती है? तो कॉमन सेंस कहती है कि फोर्स बिना फील्ड के अप्लाई हुई नहीं और फील्ड चाहिए दूसरे की। तो इन दोनों वायर्स पे इसलिए फोर्स अप्लाई होती है क्योंकि ये एक दूसरे की फील्ड में आ जाते हैं, है ना। अब जैसे ये दो वायर आपको रिप्रेजेंट करे गए हैं, इनकी फील्ड रिप्रेजेंट करी गई है सर्कुलर, ठीक है ना, एक दूसरे की फील्ड में दिखा रखें। एक दूसरे की फील्ड में जब वायर आते हैं बेटे जब फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो ये फिगर आप जो आपको दिखाई गई है इसको आपको कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है बेटे, ठीक है। ये बस थोड़ा सा अंदाजा दिखाया है कि एक दूसरे की फील्ड में आते हैं इसलिए फोर्स अप्लाई होती है। ठीक, आजा डेरिवेशन पर आ। अच्छा, हेडिंग बनेगी बेटे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बन गई। और उसी के ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट के अंदर हेडिंग जहां डालेगी ना वहां ब्रैकेट में, एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। एक बच्चा बोला वो 1 एम्पियर तुम सब पहले से डिफाइन करके आए, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, Q/T या dQ/dt। वो डेफिनेशन सही है बेटे, ठीक है। लेकिन एक इस डेरिवेशन के बाद भी डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की। तो अगर ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है ना, ये डेरिवेशन, तो 101% ये डेफिनेशन साथ जरूर आएगी। जो CBSE का सिलेबस है ना उसमें हेडिंग ये दे रखी है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो साथ लगी हुई है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो ये एग्जाम में आया तो ये डेफिनेशन 101% आएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, डेरिवेशन देखो साहब, कहने के लिए डेरिवेशन है, कहने के लिए डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है साहब। करंट अपना फील्ड दूसरे की। देख मुझसे कहता है साहब दो करंट कैरिंग वायर हैं, ये दो वायर ले लेते हैं बेटे, ठीक है। दो वायर हैं, पैरेलल वायर्स हैं, करंट लेकर के चलते हैं तो दो केस बन जाते हैं बेटे। इनमें चलने वाला करंट सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही तरफ हो, और एक केस बन जाता है जब चलने वाला करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। किसमें हो? अपोजिट। तो एक में करंट मैं ऊपर ले लेता हूँ I1 के नाम से, और इसके अंदर ले लेता हूँ I2 के नाम से नीचे की तरफ। पेपर के अंदर आपको फिगर एक ही बनानी है, ठीक है, फिगर एक ही बनानी है कोई सी। मैं दोनों सिचुएशन समझा रहा हूँ बस। ये बेटे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, लॉन्ग। और बेशक लॉन्ग भी ना हो तो भी, इनफाइनाइट भी ना हो ना तो भी लेंथ से काम चल जाता है। कुछ लेंथ भी दे रखी होगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल रिलेशन ड्राइव करके लाएंगे। ये वायर्स हैं साहब। अब सवाल पैदा हुआ फोर्स क्यों अप्लाई हुई? फोर्स इसलिए अप्लाई हुई सर कि जो वायर नंबर 2 है, जो वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, ये वायर नंबर 2 पहले की फील्ड में है, तो करंट तो इसका हो जाएगा, फील्ड पहले की आएगी, इसलिए इस पर फोर्स लगी। पहले वायर पे क्यों लगी? सर वायर नंबर जो 1 है उसके अंदर अपना करंट है, लेकिन फील्ड दूसरे की होगी। फील्ड किसकी? दूसरे की। पहले फील्ड ही देख ले तू, फील्ड राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर की तरफ जाता है सब, ये करंट इसकी वजह से फील्ड देख रहा हूँ, इसकी वजह से किधर गई? इनवर्ड। तो यहाँ से लेके अप टू इन्फिनिटी कहीं पर भी
फील्ड कैलकुलेट करो, किधर जाएगी, इनवर्ड। मुझे इस वायर के ऊपर चाहिए, क्योंकि वायर को हमको तो फोर्स वायर पे चाहिए। तो ये वायर कैसी फील्ड में आ गया सर, ये वायर जो है ये इनवर्ड फील्ड में आ गया। और ये फील्ड किसकी वजह से है, इसे पहले वायर की वजह से B1 नाम डाल दिया। कंसेप्ट को पकड़, B1 नाम डाला है। बोल सही बात है नहीं? ये फील्ड किसने पैदा करी है, 1 ने पैदा कर रखी है। ठीक है, मैं सर्कुलर वो नहीं दिखा रहा बेटे, सर्कुलर फील्ड नहीं दिखा रहा, सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है। ठीक है सर। अब सर 2 की वजह से देखूंगा तो इधर जाऊंगा तो इधर इनवर्ड है, तो इस साइड किधर आएगी, आउटवर्ड। तो यहाँ से लेकर के कहीं तक देख लो, इधर फील्ड आउटवर्ड आएगी। इधर ये उठा रखा है, ये इनवर्ड गई, तो इधर किधर है, आउटवर्ड। इसका मतलब ये जो वायर है ये आउटवर्ड फील्ड के अंदर है। ये वायर कैसी फील्ड में है, आउटवर्ड में। और इसका नाम डाल देता हूँ B1, B2। तो जो मेरा दूसरा वायर है वो इनवर्ड फील्ड के अंदर है, जो पहला वायर है वो आउटवर्ड फील्ड के अंदर है। कैसी फील्ड के अंदर है, आउटवर्ड। अब फोर्स की डायरेक्शन दिखाओ, आ जाओ फोर्स पे आओ। करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है। करंट ऊपर, फील्ड अंदर, क्या फोर्स इस साइड आ जाएगी? हाँ सर, सेकंड वायर के ऊपर जो फोर्स आती है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। दिस इज द फोर्स ऑन द सेकंड वायर F2। बोल सही बात है या नहीं? पहले वायर के ऊपर बता सर, पहले वायर का करंट ऊपर है, फील्ड किस में आ गया, आउटवर्ड में। तो करंट ऊपर, फील्ड आउटवर्ड, क्या फोर्स इस साइड आ गई? हाँ सर। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इस साइड होगी, इसका नाम हो गया F1, फोर्स ऑन फर्स्ट। अगर इसको बिल्कुल साइंटिफिक लिखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 के कारण लगी ना, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2। चलो पूरा लिख दिया। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है? F21 और F12 लिखना आता है सभी को। जो पीछे लिखा जाता है वो अगले पे फोर्स अप्लाई करता है। इसको कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1 या फोर्स बाय 1 ऑन 2। लैंग्वेज कुछ भी बोलो, जो पीछे लिखा गया है ना, ये लिखा गया 1 पीछे, 1 लगा रहा है दूसरे पर, 2 लगा रहा है पहले पर। अरे आया नहीं आया? अब इसके अंदर देख, करंट अपोजिट दे दिया, कोई बात नहीं साहब, पहले फील्ड चेक कर लो। सर इसकी वजह से देखता हूँ तो फील्ड इनवर्ड है, इसका मतलब ये वाला जो वायर है ये इनवर्ड फील्ड के अंदर आया हुआ है। किस में आया हुआ है, इनवर्ड फील्ड के अंदर। फील्ड किसकी है, ये पहले वायर की है। सेकंड की वजह से देखेगा, सेकंड की वजह से भी इनवर्ड है, तो ये वायर कैसी फील्ड में गया हुआ है, ये भी इनवर्ड फील्ड के अंदर है। ये इनवर्ड फील्ड है, ये B2 है साहब। बोल सही बात है नहीं? बोलियो। करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है। करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में आती है? हाँ सर। इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इस साइड आई, दैट दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2। ये 1 है और ये 2 है। इसके अंदर आ जा, करंट नीचे है, ये फोर्स इधर आई, दिस इज द फोर्स ऑन 1 और 2 प्रेजेंस ऑफ 1, ये F21 आ गई। और हाँ है ना, कहीं पे भी डायरेक्शन ये मत करना आपने वैसे अपोजिट दूर रिप्रेजेंट कर दिए, सामने दिखा दो बेटे। ठीक है, मैंने वो जगह के हिसाब से दिखा दी थी। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, दैट इज द F21। बोल सही बात है ना बेटे, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। बच्चा बोला सर एक बात ध्यान से देखो, ऊपर वाले वायर के अंदर जो फोर्स है ना, वो करंट है ना सेम डायरेक्शन में, ऊपर वाले में, इस जोड़े में इस सेम डायरेक्शन में करंट है। अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में, ध्यान से देखो उनमें अट्रैक्शन आ रहा है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। इनको बांधोगे नहीं तो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। तुम लोग क्या करते हैं कि एक लकड़ी ली, लकड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लकड़ी से बांध दी, मतलब लकड़ी लगा दी एक और यहाँ दोनों जगह बांध दिया, तो उसको सपोर्ट दे करके रखिए, चिपकेंगे नहीं तो साहब अगर ढीले छोड़ोगे चिपक जाएंगे। तो इनके अंदर रिपल्शन आता है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्या मैं यहाँ से कंक्लूजन परमानेंट याद कर लूँ कि टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट इन द टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज रिपेल ईच अदर। 101% करेक्ट है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद। आया नहीं आया? और रही बात डेरिवेशन की, तो देख बेटे डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, डेरिवेशन तो करंट अपना फील्ड दूसरे की, बस एक लाइन की डेरिवेशन है, खत्म। इधर आ जा, बोलिए साहब फोर्स मुझे F12 कैलकुलेट करनी है, F12 ये फोर्स 1 के ऊपर है दूसरे की वजह से, सही है। नियम क्या कहता है, करंट तो अपना, तो 1 के ऊपर ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, करंट तो अपना और फील्ड दूसरे की B2 L sin थीटा। क्या स्टेप लिखना है,
F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू, एक के ऊपर किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। फील्ड किसने तैयार करी है, सेकंड ने। तो करंट अपना, फील्ड दूसरे की, करंट अपना, फील्ड दूसरे की। अरे आया नहीं आया, वैल्यू डालते बेटे बस। तो ये हो गया F12 इज इक्वल्स टू I1, दूसरे की फील्ड कितनी पैदा होगी, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई R और साइन 90। चेक कर, ये दूरी बेटे R ले लिए, डिस्टेंस कितना ले लिया है R, और साइन 90 क्यों हुआ, ध्यान से देख ले। करंट की तरह ऊपर है, फील्ड की तरह आउटवर्ड है, साइन 90, साइन 90 हो गया 1। तो F12 की वैल्यू तेरे पास आ गई बेटे म्यू नॉट ऑफ I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। अच्छा L तो रह गया, L छोड़ दिया बेटे, काम की चीज़ थी, साइन 90 ना 1, तो इंटू L, ये आंसर आ गया। लेकिन हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो बेटे लेंथ नहीं करते, जनरलाइज आंसर ड्राइव करते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए ना इस L को अपॉन में उतार दे, तो F12 अपॉन में L मस्ट बी इक्वल्स टू, ये हो गया म्यू नॉट ऑफ I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। और तू ध्यान से देख, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ, तो इसको ले देता हूँ स्मॉल f से, F12, और दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। ये रिजल्ट आता है। अब इसको पढ़ लो, क्या पढ़ोगे, ये पढ़ा जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड। बच्चा बोला सर आपने F12 निकाली, F21 क्यों नहीं निकाली, भाई F21 निकाल दिया जा। अब तू F21 अगर लिखता है ना बेटे, जैसे F21 लिख, फोर्स ऑन टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट, मुझे दूसरे के ऊपर फोर्स चाहिए, तो नियम क्या कहता है, करंट अपना। अब यहाँ पे करंट किसके अंदर देखना है, 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा करंट तो अपना लेकिन फील्ड दूसरे की, तो I2BL IBL साइन ऑफ थीटा। क्या समझ में आया। यहाँ पे अपना कौन है, I2, फोर्स आपको I2 के ऊपर चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन की वजह से, तो फॉर्मूला बन गया I2BL, बोल सही बात है नहीं। तो इसको तू लिखेगा, ये हो जाएगा I2B1 फर्स्ट की वजह से, तो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R इंटू L। तो ये वैल्यू तेरे पास आ गई बेटे म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई R I1 I2 इंटू L, ये आ गया F21। इसको अपॉन में उतार दो, तो ये हो जाएगा F21 अपॉन में L मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। अब इसको तू थोड़ा सा मैनिपुलेट करेगा, ये हो जाएगा स्मॉल F21, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये आंसर आ जाएगा म्यू नॉट ऑफ I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। एक बच्चे ने ध्यान से देखा कि सर इन दोनों रिलेशन को आप बारीकी से देखो, ये दोनों सेम आई हैं, जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आया सेम आया है। इसे कंक्लूजन क्या ड्रॉप हुआ, कंक्लूजन देख ले, ऊपर ये फॉर्मूला सेम है। अब I1 I2 की कुछ भी वैल्यू हो जाए, जैसे मान लो एक 5 है एक 10 है, तो यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ भी 50 आएगा, बाकी तो सब सेम है ही। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वायर्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो इक्वल अमाउंट में होती है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्या चलती है, इक्वल चलती है। ऐसा कुछ कंसेप्ट न्यूटन थर्ड लॉ में होता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कंसेप्ट क्या निकला कि वट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट्स इन वायर्स, कितना भी करंट चलाओ, एक में 1 चलता है, एक में 50 चलता है, एक में 2 चलता है, एक में 100 चलता है, एक में 500, एक में 10 है, कुछ भी हो साहब, दोनों वायर एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे पर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई है। ऐसा कुछ हम लोगों ने थर्ड लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटे। ये डेरिवेशन हो गया, कहने को डेरिवेशन था लेकिन एक छोटी सी लाइन की समझ थी ये, करंट अपना फील्ड दूसरे की। आया नहीं आया, तो ये डेरिवेशन है बेटे। तो डिक्टेट कर दूं भाई, डेरिवेशन है, सम्मान में कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको ना। फिगर 1 बनानी है, यहाँ पे दोनों बनाना चाहो दोनों बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वैसे आपको एक ही फिगर बनानी है बेटे, ठीक है। तो चलो हेडिंग बनाओ, हेडिंग लेकिन बनाने के बाद ये फिगर बनेगी एक, ठीक है। और दोनों बनाओ, दोनों बना लेना, आमने सामने, आपकी मर्जी है।
उसके अंदर लिखो, कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, कंसीडर टू infinite long wires carrying current I1 and I2, carrying current I1 and I2 placed parallel to each other, placed parallel to each other small r distance apart, r distance apart, ये वाली दूरी r, both wires experience forces, both wires experience magnetic forces due to existing magnetic field of other wire, due to field of other लिख दो बेटे, due to field of other wire, due to field of other wire लिख लिया। उसके बाद ये द फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू करंट इन सेकेंड वायर, या ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड लिख देना, द फोर्स ऑन करंट फर्स्ट वायर ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड वायर इज और इज लिख के और फिर उसके नीचे ये पूरा ये यहां तक, ठीक है। अब जब ये लिख दोगे फिर इसके ऊपर क्या लिखोगे, फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, ठीक है। और उसके बाद ये आप यहां तक लिख लो, फिर इसके आगे मैं लिखाता हूं, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक और इसको नोट कर ले, लिख लिया बेटे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देना और इसको सेकंड, ठीक है ना। तो उसके नीचे लिख फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड it is clear that the force between two wires, the force between two wires are equal in magnitude, are equal in magnitude, and from figure it is clear that the forces are opposite in direction, the forces are opposite in direction। तो therefore क्या कंक्लूजन आया कि F12 बराबर होता है माइनस F21, दिस इज द कंक्लूजन। F12 जो है माइनस ऑफ F21 के बराबर हो जाता है। और आया नहीं आया, वट एवर बी द अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर्स, करंट कुछ भी रहा उसे कोई मतलब नहीं है, एक में 5 है एक में 10 है कोई मतलब नहीं, एक में 1 है एक में 50 है कोई मतलब नहीं है साहब। जो फोर्स लगती है दोनों वायर्स के बीच में इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, अपोजिट डायरेक्शन की होती है। डायरेक्शन को कैसे याद रखना है कि साहब अगर सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट में चलता है तो रिपल्शन होता है, ठीक है बेटे। आप चाहो तो इस जहाँ ये डेरिवेशन खत्म हुआ है ना, डेरिवेशन पूरा हो गया बेटे, ठीक है, डेरिवेशन खत्म हुआ। हाँ डेफिनेशन रहेगी अभी, तो आप ना वहाँ पे नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के लिखो। फ्रॉम अबव फिगर्स इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम अबव फिगर्स इट इज क्लियर दैट द वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, द वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन always attract each other, always attract each other, and wires carrying current in opposite direction always repel each other, always repel each other। जब वायर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो रिपेल करते हैं बेटे, ठीक है ना। तो अगर दो वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट लेके चलते हैं ना तो उनको हमको बांधना पड़ता है, नहीं तो एक दूसरे के नज़दीक आके चिपक जाते हैं वो। और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट लेके चले कोई टेंशन नहीं है। आपने ना एक वायरिंग देखी होगी, इसमें जो वायरिंग होती है अपनी मोटरसाइकिल वगैरह में या गाड़ी के अंदर,
डीसी सप्लाई बैटरी होती है और वहाँ से वायर जाता है हेडलाइट के लिए, हॉर्न के लिए, कहीं के लिए भी जाओ, ठीक है, करंट चलता है वहाँ से। तो जो वायर, जिन वायर्स के अंदर करंट चलता है ना, वो इसके अंदर कभी मेल्ट नहीं होते। जो वायरिंग होती है ना, आसानी से मेल्ट नहीं होती कभी। क्यों? उसमें करते क्या है कि वो दोनों वायर को बेशक से एक दूसरे के नज़दीक रख के चलते हैं, ऐसे चिपका के लेके जाते हैं एकदम। एक में करंट जाता है, दूसरे में लौट के आता है। डीसी सप्लाई है साहब। अगर मैं कुछ ऐसे दिखा दूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बैटरी है और ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। अब करंट एक में जाता है, दूसरे में लौट करके आता है। ये बहुत नज़दीक है, मैंने थोड़ा दूर दिखाया आपको। सीधे नहीं होते, बेशक से टेढ़े मेढ़े हों, लेकिन हर इंस्टेंट पे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं ये, क्योंकि इन दोनों को साथ चलाया जाता है। अब डीसी सप्लाई ये सब, एक से करंट गया, एक से लौट के आया, ये करंट गया और इसके अंदर वापस आया। क्या इनमें हमेशा रिपल्सन बना रहता है? हाँ, इसलिए कभी भी शॉर्ट होने का डर नहीं रहता कभी भी। तो मिस्त्री आपने देखा होगा करता, जब वायर अगर ज़्यादा हो जाए तो इकट्ठे करे, एक जगह टेप मारा, कहीं भी कोने में चिपका दिए सब। बड़ा वायर हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ये शॉर्ट नहीं होता कभी, ठीक है बेटे। क्यों? क्योंकि उनमें चलने वाली जो सप्लाई है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब ये डेरिवेशन हो गया। उसके नीचे लिख डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, 1 एम्पियर बेटे, एक तो देखो करंट यहाँ से डिफाइन किया जाता है। करंट बराबर होती है चार्ज अपॉन में टाइम। करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। और अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो ये हो जाएगा 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर है 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो जाए, समझ जाओ करंट, चलने वाला करंट 1 एम्पियर है साहब। कितना है? 1 एम्पियर ये है। लेकिन यहाँ पर इससे डिफाइन नहीं होना, ठीक है। ये अलग ही कंसेप्ट है, इस बिहाफ पे डिफाइन करना, इस बिहाफ पे पैरेलल के। तो ध्यान से सुनियो, ये फॉर्मूला आया तेरे पास साहब, जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आया वो ये आया, ये फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। मैं अलग से लिख रहा हूँ इसे, ये फॉर्मूला है साहब, ठीक है सर। अब तेरे पास 2 पैरेलल वायर हैं जिनके अंदर करंट चलता है, ठीक है। तो कंसेप्ट को ध्यान से देखियो कि व्हेन I1 बराबर है I2 बराबर है 1 एम्पियर। I1 I2 की वैल्यू अगर 1 एम्पियर हो जाए और R की वैल्यू 1 मीटर हो जाए, R की वैल्यू क्या हो जाए? 1 मीटर, तो बोलिए F की वैल्यू क्या आ जाती है? F की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। और म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की वैल्यू तू जानता है, ये होती है 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। ये न्यूटन पर मीटर इसलिए होगी बेटे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो न्यूटन पर मीटर, ये ऊपर चला गया, इसकी यूनिट लिख दिया डायरेक्ट मैंने। तू कहता नहीं मैं तो वैल्यू डालूंगा, डाल ले सब, इसकी डाल, इसकी डाल, इसकी डाल, इसको सॉल्व करके ला, म्यू नॉट की डालनी, सबको सॉल्व करके ला, ठीक है ना। लास्ट में कंक्लूजन ये बच के आएगा, न्यूटन पर मीटर। बच्चा बोला सर कहना क्या? अच्छा ध्यान से सुन साहब, 2 पैरेलल वायर 1 मीटर की दूरी पे रखिए, 1 मीटर की दूरी पे, दोनों में इक्वल करंट चलाओ, ठीक है साहब, चला दिया। इक्वल करंट चलाने के बाद, इक्वल करंट मान लो आप इसके अंदर करंट बढ़ाते जाते हो, करंट बढ़ाओ धीरे धीरे, और इक्वल करंट बढ़ाते जाओ, दोनों में इक्वल करंट चलाओ। जब करंट बढ़ाते बढ़ाते जब दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स इतनी हो जाए ना, इतनी हो जाए, तो समझ जाना कि चलने वाला करंट 1 एम्पियर है। समझ जाना चलने वाला करंट 1 एम्पियर है। द करंट इन बोथ वायर्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर, इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन बोथ वायर्स आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस, ये 1 मीटर अपार्ट, क्लियर है। एंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम बिकम 2 × 10⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। आया नहीं आया? द करंट 2 पैरेलल वायर्स प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द 2 वायर्स बिकम 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। खत्म। आया नहीं आया? ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर सुन लो, ठीक है। तो जहां डेरिवेशन खत्म हुआ था ना, आपने नोट लिख लिया, उसके नीचे लिखना है डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। और बेशक वहां हिंदी में लिख लेना, यहां पर डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से या इसी डेरिवेशन से लिखनी है,
Q/T से मत लिख करके आ जाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेरिवेशन कुछ ऐसे आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, वो ड्राइव दिस रिलेशन, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर, हैंस डिफाइन, उसके ब्याह पर डिफाइन करना है। ठीक है बेटे, तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको ही लिख लो बेटे, जो स्क्रीन को आपको दिखाई देता है ना, सिस्टमैटिक बेसिस, इसी को डिफाइन 1 एम्पियर में लिख लो। ठीक है, ये जो आपको समझाया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लो, एक ही चीज़ है। ठीक, तो रोक स्क्रीन को और फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। तो ये डेरिवेशन था बेटे, ठीक है ना, कि अगर वायर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर लेकर के चलते हैं तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं तो उनके बीच में हमेशा रिपल्शन होता है। ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप इसको। दो वायर दिखाई दे जाएं जिनके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में हो, तो कोई आपको राइट हैंड, ये क्या सॉरी लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाना, बार बार सीधा ही यूज़ कर देना है कंसेप्ट। ये डेरिवेशन आपको समझाया गया था, इसलिए पूरे में एक बार डायरेक्शन दिखाई है। करंट अपना फील्ड दूसरे ही फलाना डेम का अट्रैक्शन दिखाया, रिपल्शन दिखाया। ठीक है, लेकिन जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे और या फिर कोई न्यूमेरिकल में यूज़ करना हो, सीधा अप्लाई करो अट्रैक्शन रिपल्शन। एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की लेंथ घट जाती है साहब, एक्सप्लेन करो भाई क्यों घट जाती है। अब देखना, ये सोलेनॉइड होता है, ये सोलेनॉइड है, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। सोलेनॉइड जो होती है स्प्रिंग जैसी होती है बेटे, ठीक है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 दिन बाद, जैसे आप 10th में पढ़ करके आते हैं। ये सोलेनॉइड होता है, इसमें आप करंट छोड़ो। जैसे मैं आपसे ये बोल देता हूँ, सोलेनॉइड जब तक करंट नहीं था तो इतनी लेंथ थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखा दिया, चलो ये लेंथ थी। अब जैसे करंट छोड़ोगे ना, सिक्योरिटी के नज़दीक आ जाएगा, लेंथ कम हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, अब कॉमन सेंस है, सोच समझ के बताना। आपने सोलेनॉइड के अंदर करंट चला दिया और करंट चलती लेंथ घट जाती है। इसी छोटे से प्रिंसिपल या कंसेप्ट के ऊपर ना हमारी बैट, वो क्या नाम है, जो ये होती है ना स्कूल की घंटी जो होती है, इलेक्ट्रिक बेल, वो छोटे से इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस होती है। वो करंट चलाने से लेंथ घट जाती है, बंद करोगे लेंथ बढ़ जाएगी, बंद करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों घटी साहब, इसलिए घट गई, तू ध्यान से देख, इसके हर एलिमेंट को पकड़ियो, हर एलिमेंट को। जैसे ये करंट आया, ऐसे घूम करके इसमें आया, तो 2 पैरेलल एलिमेंट पकड़ ले, इसके पैरेलल जो एलिमेंट आएगा वो ये वाला आएगा, इसके पैरेलल जो एलिमेंट आएगा वो ये आएगा। ऐसे ही इस साइड देखेगा तो ये भी इनके पैरेलल ये एलिमेंट होगा, यहाँ पे ये एलिमेंट पैरेलल होगा। अब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को ये अट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। कुल मिला के कि हर एलिमेंट के बीच में जो लगने वाली फोर्स है बेटे, वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एक दूसरे नज़दीक आ जाता है सोलेनॉइड। आया नहीं आया। वैसे इसका डेरिवेशन ना, इसका कंसेप्ट एक क्या डेरिवेशन कह रहा हूँ, एक इसका रीज़न एक और हो सकता है, वो दिया जाता है मैग्नेटिज्म जो चैप्टर उसके बिहाफ पे। ये जो टर्न है ना बेटे, टर्न, हर एक टर्न यहाँ पे एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, सही है। जैसे साउथ है तो ये साउथ नॉर्थ आएगा। ईच एंड एवरी टर्न बिहेव लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट, ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अब कॉमन सेंस से आप बताना, ऐसे छोटी छोटी आप बार मैग्नेट एक दूसरे के नज़दीक रख दो, इस हिसाब से। जैसे 4 टर्न दिखाए यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 मैग्नेट दिखा दी मैंने। अब फ्रिक्शनलेस टेबल के, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर 4 मैग्नेट रख देना, क्या चिपक नहीं जाएंगी? हाँ सर, एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। तो ये जब इनके इक्विवेलेंट मैग्नेट बनती है ना, इसके इक्विवेलेंट जो एक मैग्नेट बन के तैयार होती है, उसकी लेंथ घट जाती है। ये नॉर्थ साउथ खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको, तो ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ बसता है। देख, जो इतनी दूर तक फैला हुआ सिस्टम था, इतने में आ गया फाइनली। तो इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका और है ये, ठीक है। फिलहाल आपको जो आंसर लिखना है वो इसी के ब्याफ पे ही लिखना है। बात समझ में आई है? क्योंकि अभी टॉपिक हमने यही पढ़ाया, तो इसके ब्याफ पे आंसर दे दो, और एक ही रीज़न देना, कोई नहीं, दोनों रीज़न लिख कर के आओ। पहले वाली ठीक है, पहले वाली दे देना, ठीक है। तो रोक स्क्रीन को, रीज़न लिख लिया आराम से। तो ये था बेटे सोलेनॉइड का कंसेप्ट, ठीक है ना। सोलेनॉइड का आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उसकी लेंथ घट जाती है, वो रीज़न यहीं आ जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख, 1 2 न्यूमेरिकल कवर कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिख, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन
द गिवन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द गिवन लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड रेक्टेंगुलर लूप, एंड रेक्टेंगुलर लूप, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में और रेक्टेंगुलर लूप के बीच में कितनी फोर्स होगी ये बताने हैं आपको। ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है दोनों का। ये क्वेश्चन ना बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड पता नहीं इसको कितनी बार पूछ चुका है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है इतना बोर्ड को इससे। कहता है फोर्स बताइए दोनों सिस्टम के बीच में, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, करंट कैरिंग वायर में, वो करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर में और रेक्टेंगुलर लूप के अंदर। ठीक है साहब, ये मैंने जनरलाइज ले लिया, I1 I2 करके ले लिया है। कई बार इसको न्यूमेरिकल में बतौर वैल्यूज दे देता है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें वैल्यू होगी। चलो साहब, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई करो। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता बेटे कि ये जो वायर है ना, ये XY वायर हमारा फिक्स है, ये वायर फिक्स है XY, दिस इज अ फिक्स्ड वायर, और ये मूवेबल है। मतलब ये है कि ये वायर आपने टेबल पे लगा दिया, कस के बांध दिया, ये टायर वो वायर जो भागेगा नहीं। और जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, ये मूवेबल है, ये आगे पीछे भाग सकता है। तो बताइए रेक्टेंगुलर लूप किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द वायर, अवे फ्रॉम द वायर, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो पूछने का अंदाज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। अब जो ये कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा ना बेटे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स वाला, अट्रैक्शन रिपल्सन का, वो डायरेक्ट अप्लाई कर लो यहाँ। देख कैसे, तो ध्यान से देख कि ये जो वायर है और जो ये वाला वायर है, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो इनमें होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो इस वायर के ऊपर फोर्स इस साइड आएगी। मैं नाम डाल देता हूं F1। बात को पकड़, बात समझ में आई है। एक तरीका तो यह कि मैं आपको फील्ड दिखाऊं, फील्ड की वजह से राइट हैंड, जैसे अब इसकी वजह से फील्ड देखो सर, इनवर्ड फील्ड है, फील्ड इनवर्ड हो गई तो फोर्स इस साइड आ गई, करंट ऊपर है ना इसके, फोर्स इस साइड आ गई। इन द सेम पैटर्न इसके अंदर देखा फील्ड इनवर्ड है, इसकी वजह से फील्ड इनवर्ड है, सब सारी जगह इनवर्ड है। हाँ सर, सारी जगह इनवर्ड है, करंट नीचे है, फोर्स उस साइड आ गई। एक तो ये है कि मैं आपको फोर्स समझाऊं, एक ये सीधा कंसेप्ट वो यूज कर लो यार। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन हो गया, इसमें और इसमें रिपल्सन है, दैट्स वाई फोर्स का डायरेक्शन ये हो गई, दैट इज F2। एक बच्चा बोला सर वायर करंट तो इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में फोर्स नहीं निकाले, इनमें दिखाओ फोर्स। बात तो सही कहते हो सर, इन दोनों का तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बात को पकड़ियो। इसकी वजह से जो फील्ड रहेगी ना, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, फील्ड घटती जाएगी। तो इसका मतलब इसके हर एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स होगी वो अलग अलग मैग्नीट्यूड की होगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगी। करंट इस साइड रहेगी, फील्ड अंदर रहेगी, तो डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। तो इस पर अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, धीरे धीरे फोर्स घटती जाएगी। लेकिन कंक्लूजन ये आएगा कि नेट फोर्स अपवर्ड ही आएगी और इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगी। अब ये दोनों वायर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल पैरामीटर लेकर के आए, या सेम करंट लेके आए, सेम लेंथ लेकर के आए, सब कुछ सेम है, तो दैट्स वाई फोर्स बराबर आएंगी और F3 F4 कैंसिल होगी। अब कंसेप्ट को पकड़ना बेटे, जो ये ऊपर वाला वायर है ना, ये इसको अगर मैं इसका इतनी लेंथ देखूंगा, इसको हर एक एलिमेंट को अलग अलग देखना पड़ेगा। इसको क्यों देखना पड़ेगा एलिमेंट? रीजन क्या है कि जिस फील्ड में ये आ रहा है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं आ रही। इस स्टेट पे तो यूनिफॉर्म होगी, इसकी वजह से कहीं पे देख ले पूरी जगह सेम होगी, पैरेलल है। लेकिन इधर जाओगे तो धीरे धीरे फील्ड घटेगी, इसकी वजह से फील्ड घटेगी, तो दैट्स वाई उसके हर एलिमेंट पे अलग अलग फोर्स होगी, लेकिन सभी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो दैट्स वाई नेट डायरेक्शन बीच में कहीं दिखा दी है। और ये कॉमन सेंस कहती है कि जो पैरामीटर इसके साथ है वही इसके साथ है, दैट्स वाई ये फोर्स भी इक्वल ही रहेगी उसके, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाती हैं। तो न्यूमेरिकल के अंदर F3 और F4 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कॉमन सेंस से लिखा जाता है। F3 और F4 को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉमन सेंस से लिखा जाता है। ठीक है, आप दिखाओगे भी नहीं तो भी काम चल जाएगा। अब रह कौन गई? रह गई सर F1 और F2। F1 और F2 बोलिए साहब, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था? फोर्स आई थी सर μ0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई r, ये F/L आया था, जिसको मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा था। आज लेंथ दे रखी है साहब वायर की, L दे रखी है, तो L को ऊपर लेके जा, क्योंकि हमको फोर्स चाहिए। तो देख मैं ध्यान से देखिए बेटा, F1 लिख रहा हूँ, F1 μ0 I1 I2
अपॉन में 2πAL। दोनों के बीच की दूरी क्या है? A। इसका करंट I1 है, इसका I2 है, और इसके ऊपर लेंथ कितनी है इसकी? L है। तो दैट्स वाई L को ऊपर लेके चला गया। F2 बोलियो कितना हो गया सर? F2 भी यही हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में, अब की बार दूरी B हो गई, लेंथ L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? B है, लेंथ क्या है? L है। मुझसे कहता है F नेट बताओ, तो F नेट हो जाएगी बड़ी में से छोटी घटा दो। बड़ी कौन सी है सर? जिसका ये कम है वो वैल्यू ज़्यादा हुई, कॉमन सेंस है। डिनोमिनेटर ऊपर तो सब सेम चल रहा है, तो A कम है तो F1 ज़्यादा है, तो F1 में से आप F2 को घटा दो। जो कॉमन आता है उसे कॉमन ले ले। बच्चा बोला सर सब कुछ तो कॉमन है इसके अंदर, ये सारा डाटा कॉमन है, यहाँ से बस बचेगा 1/A माइनस 1/B। अरे हाँ तो बोल यार, सॉल्व करके आंसर आया। तो सॉल्व करेगा तो ये तेरे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2π, ठीक है, L ये हो गया, और ये हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा B माइनस A। आपने कॉमन सेंस से बताया कि F1 ज़्यादा है। अगर F1 ज़्यादा है तो ये वायर, ये जो सिस्टम मूवेबल था, ये किस साइड भागेगा? टुवर्ड्स द वायर। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन आ गया क्या कि लूप, रेक्टेंगुलर लूप विल मूव टुवर्ड्स वायर, टुवर्ड्स द वायर। किधर भागेगा सब? वायर की तरफ। अरे हाँ तो बोल यार, जो बेस, जो कंसेप्ट है ना, वो बात को पकड़ना। पहली बात तो फिगर के अंदर डायरेक्शन डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दी मैंने, अट्रैक्शन रिपल्सन से। दूसरा, इन दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल होती है, दैट्स वाई न्यूमेरिकल में या उसमें डेरिवेशन में कभी दिखाई नहीं जाती। ठीक है, अब आप इसको न्यूमेरिकल कहो या बताओ डेरिवेशन कह दो। न्यूमेरिकल जब बात ये कई बार इसमें वैल्यू दे देता है बेटा I1 I2 की, उसको हम लोग प्रॉपर न्यूमेरिकल कह देते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन को रोको और इसको नोट करो। आ जा बेटे, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी सॉल्व किया वही है, बस ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है। क्या कहता है साहब? एक रेक्टेंगुलर वायर है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है, 15 एम्पियर करंट लेकर के चलता है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया लॉन्ग स्ट्रेट वायर के, जिसके अंदर 25 एम्पियर करंट है। नेट फोर्स बता दो साहब, क्या बताओ? नेट फोर्स। इस क्वेश्चन को बेटे CBSE कई बार पूछ चुकी है। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीन को रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इधर देख, पहली बात तो इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देख, ये कहीं गिवन नहीं है कि ये किस हिसाब से रखा हुआ है, बस ये रखा है कि पैरेलल रखा है। मतलब हिसाब का मतलब कि करंट किस डायरेक्शन में लेना है। अब CBSE का सवाल है, बोर्ड का है, तो आपकी मर्जी, आप करंट किधर भी लीजिए बेटे। ठीक है, बस ये है कि टीचर आपके कॉपी की, मतलब आपकी फिगर के अकॉर्डिंग आपके आंसर को चेक करके आएगा। जैसे समझना, इसने मुझसे कह दिया कि साहब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब मैं जानबूझ करके करंट इस साइड दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल सेम वही फिगर नहीं बना रहा जानबूझ करके। ठीक है, क्योंकि कई बार बोर्ड के अंदर फिगर ही इस हिसाब से आ जाती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने तो इधर रेक्टेंगल कराया था। नहीं, वो फिगर वही होती है, उसको दिखाने का अंदाज अलग होता है बस। ये दे दिया साहब, ये दोनों चीज़ें टेबल के ऊपर रखी हुई हैं बेटे। किसके ऊपर रखी हैं? टेबल के। आप ये मत सोचना हवा में लटका हुआ, नहीं, टेबल पे रखी हैं दोनों चीज़ें। एक में 25 एम्पियर है, एक में 15 एम्पियर करंट ले लेता हूँ, इसमें 15 एम्पियर है। अब वो ये वाली दूरी मुझे दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर, और जो इसकी साइड दे रखी है ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रहा है ना? ये क्वेश्चन मुझे गिवन किया है। अब कहता है फोर्स बता दो साहब। क्या बता दो? फोर्स। अब मैंने फिगर के अंदर करंट इस हिसाब से ले लिया, तो बेटे मेरा जो आंसर होगा वो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ऐसे तो मैग्नीट्यूड में तो अंतर आना नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन रिपल्सन हो जाता। अब मैंने इन दोनों में करंट ही सेम डायरेक्शन में ले लिया, तो अब कॉमन सेंस है कि ये वाली फोर्स इस पर डोमिनेट करेगी। नज़दीक है तो ज़्यादा होगी, तो यहाँ से अट्रैक्शन आएगा, ये फिक्स हो गया। यहीं से पता चल गया कि अट्रैक्शन होगा, नेट फोर्स अट्रैक्टिव ही आएगी। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन में इसका करंट उल्टा दे देता या इसका उल्टा ले लेता, इनमें रिपल्सन आता। इनमें क्या आता? रिपल्सन। बस ये अंतर आता, बाकी कुछ नहीं है भाई। मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है, I1 I2 सारा पैरामीटर सेम है। ठीक है बेटे, अब अट्रैक्शन की बात है तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसके ऊपर फोर्स रख देता हूँ F1। इस फोर्स का नाम, जो इस साइड फोर्स लग रही है बेटे, ठीक है, इसके ऊपर जो लग रही है इसका नाम रख देता हूँ F2। अब मुझे बस मैग्नीट्यूड निकाल करके आना है।
ठीक है ना। पिछले में मैग्नीट्यूड नहीं निकाला था, जनरल वैल्यू थी, इसमें मैग्नीट्यूड निकलवाता है। बोलिए फोर्स का फॉर्मूला है तो F1 हो जाएगा सर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में लेंथ मतलब R और ये हो गई L। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई ये हो गया सर 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 इसमें और इसके अंदर 15 25 15 गुणा में 25, ठीक है। लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो गया बेटे। और दूरी दे रखिए 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। और हाँ तो बोले यार इसको तू सॉल्व करके ला, ये आएगा बेटे 9.375 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आंसर आया। फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है सर, ये अट्रैक्टिव नेचर रखती है, मतलब फिलहाल जो फिगर के अकॉर्डिंग है ये अट्रैक्टिव है। F2 पर आ जा, F2 बोल सर फॉर्मूला वही म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई उसकी लेंथ इंटू L, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2, एक 15 है एक 25 है, ठीक है। इसको I1 मान लो तो ये मेरे लिए I2 हो जाएगा, ठीक है बेटे। I1 I2 लेंथ उसकी भी 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 पाई तो इसके साथ चला गया R हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटे। इसकी दूरी ये खुद 10 दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, ये यहीं कैंसिल आउट कर जाता है ना। और आया नहीं आया बोल सही है, सॉल्व करके ला, ये आता है बेटे 1.562 10⁻⁻4 न्यूटन, 10⁻⁻4 न्यूटन। अब ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव नेचर की है, ये वाली जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर की है। कैसा नेचर है? रिपल्सिव। आपसे बोला एफ नेट चाहिए, साहब तेरे को अगर एफ नेट चाहिए तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा दे, F1 में से F2 को घटा दे, माइनस कर इसको, तो ये हो गया 9.375 माइनस ऑफ 1.562 और ये आ गया 10⁻⁻4 है ना। सॉल्व करके ला 7.8 आता है, 7.183 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आंसर आया साहब। और आया नहीं आया। और फाइनल आंसर कैसा आएगा? अट्रैक्टिव आना है, ठीक है ना बेटे, कैसा आना है? अट्रैक्टिव। और आया नहीं आया। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एकदम सेम है बेटे, बस अंतर ये था कि उस क्वेश्चन वो जो पिछला था वो एक जनरलाइज था, उसमें ए बी डिस्टेंस I1 I2 करंट थे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। और फिगर को देख के मत घबराना, ये मत सोचना कि ये तार ऐसे रखा हुआ है हवा में लटक रहा है नीचे गिरेगा, नहीं साहब, ये टेबल पे रखे हुए हैं। बात समझ में आई है? रिप्रेजेंटेशन कुछ भी आ जाती है बोर्ड के अंदर, कई बार ये फिगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन में आई है, मैं जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन कराया। चलो एक और देता हूँ आपको, ठीक है। ये स्क्रीन को रोको, पूरा सॉल्व करके लिख लो, वो क्या नाम है, पूरा इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, ठीक है, पहले इसको नोट कर ले। लिख लिया बेटे? अब ये क्वेश्चन देख तू, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ और इसको अपने आप सॉल्व कर, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा बेटे। क्या सेम वही क्वेश्चन है? हाँ सर, पिछले में रेक्टेंगुलर लूप था, अब की बार स्क्वायर लूप है। पिछले में रेक्टेंगुलर है, अब की बार स्क्वायर लूप है। बाकी डायरेक्शन अपनी मर्जी से दिखाओ, क्लॉक ले लो लूप के अंदर, एंटी क्लॉक ले लो, ठीक है बेटे। फिगर अपनी मर्जी से ड्रॉ करो, ऊपर नीचे मतलब साइड में ऊपर नीचे दिखा दो वायर को, या साइड में दिखा दो जैसे फर्स्ट में दिखाया था, ठीक है बेटे। क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा। जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके लाओगे ना, आंसर आएगा 5.33 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। चेक कर लेना अपना आंसर, 5.33 10⁻⁻7 न्यूटन, ये नेट आंसर आएगा। ये अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव फोर्स होगी, ये डिपेंड करेगा आपकी डायरेक्शन के ऊपर, आपने डायरेक्शन कैसे ले रखी है, ठीक है बेटे। रोक स्क्रीन को, फटाफट सॉल्व कर ले अपने आप। आ जा बेटे, क्वेश्चन ध्यान से देख, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटे, एनसीईआरटी का है। ये मैंने अभी बैटरी वाला कंसेप्ट जो बताया था ना, वो बेसिकली इस न्यूमेरिकल के अंदर है, इसलिए मैंने अलग से आपको एक्सप्लेन किया था। वो कहता है कि दो वायर हैं सब बैटरी के, वो बैटरी के अंदर कनेक्शन लेकर के चलते हैं, वो क्या नाम, बैटरी से। तो मान लो बेटे ये हमारी हेडलाइट हो गई और मैं दो वायर आपको दिखा देता हूँ। तो ये कंक्लूजन मैंने आपको समझा दिया कि ये हमेशा पैरेलल ही रखते हैं, ठीक है बेटे। ये सिचुएशन हमेशा पैरेलल चलती है, तो हम पैरेलल रिप्रेजेंट कर देते हैं।
एक वायर करंट लेकर के जाता है 300 एम्पियर, तो दूसरा लेकर के आता है 300 एम्पियर, और बीच की दूरी मुझे दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, और वायर की खुद की लेंथ 70 सेंटीमीटर है। स्क्रीन को रोक, तू आराम से क्वेश्चन नोट कर ले। 2 वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी एट एन ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 70 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 सेंटीमीटर। बच्चा बोला एक बात बताओ सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछती है तो पहली बात तो इसको लेंथ देने का क्या तुक बनता है, कोई हिसाब ही नहीं है। तो 70 सेंटीमीटर का जो पैरामीटर गिवन है ये ना भी होता तो भी काम चलता अपना। ठीक है, उसने पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू, अच्छा लेंथ पूछा ही है। क्या सारा डाटा दे रखा? हाँ सर, म्यू नॉट अपॉन पाई 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 300 जाना 300 लौटना, अपॉन में दूरी 1.5 सेंटीमीटर -2। ये ध्यान रखना बेटे, न्यूमेरिकल एसआई के अंदर सॉल्व हो। बोल बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगी 1.2 न्यूटन पर मीटर, ये आंसर आता है 1.2 न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आई है? तो उसने पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ 70 सेंटीमीटर पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर वो पूरे वायर पूछ लेता, वो वायर पे नेट फोर्स बताओ, तो आपको ये 70 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको लेके चलना 0.7, 12 7 84, 0.84 न्यूटन आ जाता, 0.84 न्यूटन। फिर इसके अंदर एक पार्ट और बोलता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी। सर हम पहले से जानते हैं ऑटोमोबाइल्स के केस के अंदर रिपल्सिव होता है, वैसे यहाँ भी पता चलेगा रिपल्सिव है, अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें ना बेटे 2 तार चलते हैं एक साथ, आपने देखा होगा ये दोनों पैरेलल चलते हैं। ठीक है ना, और बेशक कितना भी मोड़ तोड़ कर दो वो हर एलिमेंट पैरेलल ही रहेगा हमेशा। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि ये अपोजिट डायरेक्शन दिखाई जाएगी, यहाँ से पता चल जाता है रिपल्सिव। ठीक, तो रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर ले। आजा बेटे नेक्स्ट देख इस क्वेश्चन को, पैरेलल वायर वाले कंसेप्ट को बोर्ड का पूछने का अंदाज, 2 वायर के बीच में दुनिया निकाल दे, 3 वायर दे दिए, कितने दे दिए? 3। क्वेश्चन कहता है साहब आपको एक फिगर गिवन है जिस 3 वायर हैं, तीनों में करंट दे रखा है I 3I और 4I। कहता है फर्स्ट पार्ट में फील्ड तो बताओ फर्स्ट वायर के ऊपर, पॉइंट ए बेटे ए फर्स्ट वायर के ऊपर है। ठीक है, फिगर में रिप्रेजेंट नहीं, आप डाल लेना बेशक से। ठीक है, पॉइंट 1 ए जो है फर्स्ट के ऊपर है, तो फर्स्ट के ऊपर फील्ड बताओ और सेकंड के ऊपर नेट फोर्स बताओ। नेट फील्ड और नेट फोर्स बतानी है 1 और 2 के ऊपर। ठीक है, आ जाए इधर दे, पहले स्क्रीन को रोक, क्वेश्चन को नोट कर ले आराम से। अब देखो सवाल पे आ क्या कहता है साहब। क्वेश्चन कहता है कि पहले वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर फील्ड बताइए, पॉइंट ए के ऊपर फील्ड क्या होगी, इसके ऊपर बतानी है, और फोर्स बतानी है सेकंड वायर के ऊपर। ठीक है सर, तो भाई इसके ऊपर फील्ड अपने वायर की वजह से तो आप लोग जानते हो फील्ड होती नहीं है, तो पहला वायर तो ए के ऊपर फील्ड जनरेट करेगा ही नहीं, ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर फील्ड नहीं होती है, रहेगा दूसरा और तीसरा। सही है, तो राइट हैंड थंब रूल से बता दे बेटे, इसकी वजह से देखता हूं तो इनवर्ड जाएगी, इससे देखूंगा तो आउटवर्ड आएगी, एक से इनवर्ड जाएगी और एक से आउटवर्ड आएगी। सही है, तो बोलियो फील्ड ड्यू टू दूसरा वायर, दूसरे बता सर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का आंसर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है ना, तो म्यू नॉट आई कितना है 3I अपॉन में 2 पाई आर, आर दूरी हो गई, और ये डायरेक्शन किधर है सर, ये है इनवर्ड। राइट हैंड थंब रूल से बनती है ना बेटे, देख ध्यान से, ये बनी इनवर्ड, इसका काम खत्म। इससे देख, इससे देखूंगा इधर इनवर्ड है तो उधर क्या आएगी आउटवर्ड। तो फील्ड ड्यू टू तीसरा वायर, अगेन म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट आई है 4I अपॉन में 2 पाई आर, आर की दूरी बेटे आर होती है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा 3R। बोल सही है ना, तो ये हो गया 3 इंटू आर, और ये आउटवर्ड। अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आती है, क्लियर है? जो कॉमन है कॉमन निकालते। अब अच्छा इसमें बता पहले तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी, तो सर ये ऊपर देखो 2 पाई आर सब सेम चल रहा है, ये है 3 और ये है 4/3, तो कॉमन सेंस कहती है ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो बी नेट कितना हो जाएगा, तो बी नेट हो जाएगा B2 माइनस ऑफ B3, जो कॉमन है बाहर निकाल दे। सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर कॉमन करता हूँ तो 3 माइनस ऑफ 4/3 आता है, ये हो जाएगा 3 3 9
सही है ना, 4 गया तो 5, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, सॉरी ये हो जाएगा तेरे पास 5/3, ठीक है बेटे। तो 4 पाई आर, ये 4 क्यों लिखा, 2 पाई आर इंटू में 5/3। और हाँ तो बोल, ये आंसर आया, ठीक है बेटे। साफ सुथरा करके लिखोगे तो 5/6 लिख दो, तो ये हो जाएगा 5/6 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर, और नेट आएगी इनवर्ड आंसर। ये आंसर है फर्स्ट का। और आया नहीं आया सेकंड के अंदर। सेकंड में कहता है साहब फोर्स बताइए दूसरे वायर के ऊपर, इसके ऊपर। तो तुम जानते हो बेटे, जब इसके और इसके बीच में देखूंगा तो रिपल्शन है, इसके और इसके बीच में देखूंगा रिपल्शन है। तो पहले तो डायरेक्शन ही दिखा दे साहब। तो ये इसको रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन इस साइड करेगा। दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू 1, और ये बन जाएगी फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू 3। बोल सही बात है नहीं। फोर्स का फॉर्मूला पर यूनिट लेंथ वाला उठा ले, लॉन्ग स्ट्रेट दे रखी है, ठीक है बेटे। तो बोल F21 लिखा पहले, F21, तो ये हो जाएगा बेटे म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2। तो I1 हो गया मेरे पास I, और I2 हो गया मेरे पास 3I, अपॉन में बीच की दूरी R। बोल स्टेप सही है। F21 के बाद एक 2 3, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I1 है 3I और 4I, तो ये हो गया 3I इंटू में 4I, अपॉन में डिस्टेंस, ये हो गया 2R। और हाँ तो बोले यार, ठीक है बेटे। सॉल्व कर ले, जो भी कॉमन आता है वो जो वैल्यू है ज़्यादा है उसे माइनस कर दे, ठीक है। तो F नेट तेरे पास आ जाएगी, कौन सी वैल्यू ज़्यादा बनेगी, तो ये कॉमन सेंस है, ये तो सब कॉमन चल रहा है बेटे। ये हो गया 4 × 12 6, और ये बचेगा 3, ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो नेट फोर्स हो जाएगी F23 माइनस ऑफ F21। कॉमन करता हूँ तो सब कुछ कॉमन दिखाई देता है, क्या कि म्यू नॉट, ये हो गया I का स्क्वायर कॉमन, ठीक है। यहाँ से आएगा 2 पाई कॉमन है, R कॉमन है, तो 2 पाई R कॉमन, यहाँ बचेगा 3 माइनस, सॉरी इसमें से घटाया था यार, इसमें से 6, सॉरी ये कितना बचेगा बेटे 6, और वहाँ कितना है 3 है। कई बात समझ में आती है, ठीक है बेटे। सॉल्व कर दे जो होगा आंसर है। तो ये तेरे पास आ गया 3 म्यू नॉट I का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यहाँ से अंदाज़ा लगा जाओ, F23 बड़ा है तो फिगर के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो अपवार्ड हो जाएगी। अरे हाँ या ना। तो वही 2 पैरेलल वायर का कंसेप्ट है बेटे, लेकिन उसको पूछने का एक अंदाज है, ये बोर्ड पूछूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, ठीक है बेटे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।